उर्दू बाजार की ओर से ये कोरोना का जो ये भीषण संकट का काल है, इसमें कुछ लेखकों, कवियों, शायरों से एक बातचीत जो है, आ, उनकी कुछ विचारों के बारे में मुझसे कहा गया है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं हमारे एक बहुत बड़े कवि, महान कवि हुए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो उनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था, यानी 2011 में उनकी जन्मशती हुई, 100 वर्ष पूरे हुए। आ, मैं उनके बारे में कुछ बात करूं, क्योंकि मेरा उनसे एक निजी संबंध भी था, और हिंदी कविता में तो उनका एक महान योगदान है। ऐसा कवि शायद हिंदी कविता में बहुत कम हुए हैं, ऐसे कवि। अ, शमशेर जी का जन्म मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक जाट परिवार में हुआ। उस परिवार में पढ़ने लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन शमशेर जब अपनी शिक्षा के लिए गए इलाहाबाद, तो वहां उनमें लिखने की प्रवृत्ति जागी। उसके बाद उनका विवाह हुआ, उनके ससुराल देहरादून में थी, तो देहरादून के वातावरण में रहे। उन्होंने हिंदी उर्दू का उनका आ, ज्ञान बहुत अच्छा था, और कुछ फारसी भी आती थी। संस्कृत वो भी हल्की फुल्की आती थी, लेकिन वो सीख नहीं पाए, और जीवन के अंत तक उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि वो फारसी और संस्कृत नहीं सीख पाए। दिलचस्प बात यह थी कि वो अपनी कविताएं या डायरी या कुछ कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं, वो फारसी खुश खत में लिखते थे, और आम तौर पर, और फिर उसका हिंदी में उसका उल्था करते थे। कम से कम उनकी डायरियां तो उर्दू में ही लिखी गई। तो शमशेर बहादुर सिंह हिंदी की जो प्रगतिशील कविता है, जो रत्तक तरक्की पसंद शायरी है, उसके एक बड़े कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, ये कुछ कवि हमारी प्रगतिशील कविता के बड़े कवि। और शमशेर का मामला थोड़ा सा अलग इस मानी में है कि शमशेर प्रगतिशील कविता के बड़े कवि होने के साथ साथ एक बड़े सौंदर्यवादी कवि थे, जो एक एस्थेटिक्स, एक एस्थेटिशियन जिनको ये कह सकते हैं कविता में, वो है, क्योंकि उन पर एक तरफ उर्दू की महान शायरी, मीर गालिब, इकबाल, और यहाँ तक कि पर्शियन के शायरों का, और विदेशी जो पश्चिम के प्रतीकवादी कवि थे, मलार में रामबो और बोदलेयर, इनका भी प्रभाव रहा। उसके बाद सरलिस्ट मूवमेंट जब शुरू हुआ, तो उसका भी प्रभाव उन पर पड़ा, और हिंदी की जो गीत कविता है, मसलन बच्चन की कविता, इन चीजों का असर भी उन पर रहा। तो लंबे समय तक इलाहाबाद में रहे, जो कि उस समय बहुत बड़ा साहित्यिक केंद्र था, जहां आधुनिकतावाद और प्रगतिवाद दोनों मुख्य धाराएं जो थी, वो गंगा और यमुना की तरह बह रही थी, और उनमें आपसी बहुत सारे मतभेद भी थे। तो शमशेर इस तरह के वातावरण में बड़े हुए। शमशेर ने प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े, वो बंबई में रहे, बंबई के कम्यून में उन्होंने काफी समय बिताया। अपने समय के बहुत सारे कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका जीवन बीता, गहरा संवाद रहा, और उसके साथ ही जो आधुनिकतावादी थे, वे भी उनको बहुत पसंद करते हैं। ऐसे शायद बहुत कम कवि होते हैं जिनको अ, सभी प्रवृत्तियों, सभी विचारधाराओं के कवि पसंद करें।
शमशेर एक सर्वमान्य बड़े कवि थे, तो ये नसीब शायद कम कवियों को मिलता है। शमशेर इकबाल को बहुत मानते थे, इकबाल की भाषा और उनका जो डिक्शन है, उनका उनका शिल्प है, उसके मुरीद थे। उसी तरह गालिब और मीर के भी थे। हिंदी में वो निराला के बहुत बड़े मुरीद थे, निराला जी के। तो इस तरह से एक जो मल्टी कल्चरल, एक जो बहुसांस्कृतिक जो एक एटमॉस्फेयर था, वो उनके भीतर भी था और उनके बाहर भी था। तो एक इस तरह से एक बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने आया। वे मुक्तिबोध, हिंदी के महान कवि मुक्तिबोध के भी बहुत बड़े मित्र थे। और ये सिर्फ संयोग नहीं है कि जब 1964 में जब राजा मुक्तिबोध का निधन हुआ, तो 64 में गलत कह गया, राजा मुक्तिबोध का निधन हुआ, तो उसके बाद उनका जो पहला संग्रह आया, चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी एक अद्भुत भूमिका जो है वो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। तो मेरे ख्याल से ये मुक्तिबोध को यातना और तकलीफ का कवि माना जाता है, जबकि शमशेर को प्रेम का कवि माना जाता है। तो प्रेम और तकलीफ का जो कवि है, दो कवि जो प्रेम और तकलीफ के कवि हैं, इनकी मित्रता भी कोई ये बेवजह नहीं थी। उसके 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 कोई न कोई वजह थी, क्योंकि प्रेम और तकलीफ में बहुत एक गहरा रिश्ता होता है। मैं इस मानी में मेरी खुशनसीबी रही कि मेरा शमशेर जी से बहुत उनके घर में आना जाना रहा, उनका मुझ पर बहुत स्नेह रहा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। और दरअसल शमशेर उन लोगों में से थे जो कि अपने से बहुत छोटे कवियों को उम्र में, अनुभव में, रचना में भी एकदम हाथ बढ़ाकर उनकी उंगली पकड़कर अपनी बराबरी पर बिठा लेते थे। तो मेरे साथ के और मेरे दोस्त जो लोग उस समय दिल्ली आए थे, जो लोग लिखना शुरू कर रहे थे, उनको वो अपनी बराबरी का बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि जब वे लोग बीमार पड़ते कभी, तो उनकी बहुत मदद भी करते थे। मेरे एक और कवि मित्र त्रिनेत्र जोशी, वो बहुत बीमार पड़े, हम दोनों साथ रहते थे। तो शमशेर जी आए हमारे यहाँ, हमारी एक मियानी में, एक कमरे की कोठरी में, और उन्होंने कहा कि आप इनको मेरे साथ भेज दीजिए। तो वे त्रिनेत्र जोशी को अपने साथ ले गए लाजपत नगर, जहाँ वो रहते थे। उसको 15 दिन वहां रखा और उसके बाद उसका बुखार ठीक करके भेज दिया। तो इस तरह के महान, उदार और मानवतावादी व्यक्तित्व थे उस समय, जो कि अब शायद ऐसा लगता है कि इसका अब सपना ही देखा जा सकता है। तो शमशेर बहादुर सिंह उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी उर्दू शब्दकोश के संपादक थे, और वो शब्दकोश भी उन्होंने बहुत श्रम से तैयार किया। उस दौर में उर्दू के बहुत से विद्वान, आलिम, प्रोफेसर से उनका घनिष्ठ मित्रता थी उनकी, और उनके साथ उनका लगातार एक संवाद बना रहता था। तो मुझे लगता यह है कि मैं आपको शमशेर जी की कुछ कविताएं सुनाऊं। शायद कुछ कविताएं जो मुझे प्रिय हों। तो एक कविता उनकी उषा। देखिए, प्रकृति को शमशेर किस तरह देखते हैं, कितने सौंदर्य के साथ देखते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में
या किसी की गौर चिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। मैं आपको शायद बता दूं कि शमशेर पेंटिंग भी करते थे। शमशेर ने बाकायदा चित्रकला सीखी थी यहाँ दिल्ली में। शारदा वकील स्कूल एक हुआ करता था, जो अब भी है वैसे, तो उस समय वो एक काफी बड़ा स्कूल था। वहाँ उन्होंने बाकायदा उन्होंने चित्रकला सीखी थी, और बहुत से चित्र उन्होंने बनाए हैं, और जो कि अलग से उपलब्ध भी हैं। तो इसमें भी, इस कविता में भी ऐसा लगता है जैसे हम सुबह को एक पेंटिंग की तरह देख रहे हैं। एक उनकी कविता है जो छंद में है, उसका मैं एक अंश आपको सुनाऊंगा। इसका नाम है प्रेम। द्रव्य नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। रूप नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। सांसारिक व्यवहार न ज्ञान, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। शक्ति न यौवन पर अभिमान, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। कुशल कलाविद हूं न प्रवीण, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। केवल भावुक दीन मलिन, फिर भी मैं करता हूँ प्यार। एक इसका एक अंश है। एक और कविता है लौट आओ उधार। ये भी एक शमशेर की बड़ी रहस्यमय सी कविता मानी जाती है, जो एक पेंटिंग की तरह है फिर से। लौट आओ उधार, टूट मत हो सांझ के पत्थर हृदय पर। मैं समय की एक लंबी आह, मौन लंबी आह। लौट आ वो फूल की पंखड़ी, फिर फूल में लग जा। चूमता है धूल का फूल कोई आए। आ, कुछ और उनकी कविताएं हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कविता है उनकी जो लंबी कविता है, उसका नाम है टूटी हुई बिखरी हुई। ये एक महान प्रेम कविता है, प्रेम की कविता है ये। और शमशेर प्रेम और सुंदरता और परिवर्तन के कवि हैं। प्रेम, सौंदर्य और क्रांति, ये तीन उनकी प्रिय जो है भाव भूमिया है। और शमशेर ने एक बार हिंदी के एक और बड़े कवि रघुवीर सहाय को एक पत्र में लिखा था कि एक कवि को तीन चीजों की जरूरत होती है, और वो चीजें हैं, एक तो हवा यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन। दूसरा मार्क्सवाद। और तीसरी तीसरी चीज है अवाम में उसकी छवि, अवाम के आईने में वो किस तरह दिखता है। तो तीन चीजें, ऑक्सीजन, मार्क्सिज्म और अवाम के आईने में अपनी छवि। तो एक कोई टूटी हुई बिखरी हुई जो है, ये हिंदी की एक महान प्रेम कविता मानी जाती है। और कुछ लंबी है, तो मैं शायद आपको समय के अभाव के कारण मैं आपको कुछ इसके अंश सुनाऊंगा। टूटी हुई बिखरी हुई, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पांव के नीचे पत्तियां मेरी कविता। बाल झड़े हुए, मैले से रूखे, ये गिरे हुए गर्दन से फिर भी चिपके। कुछ ऐसी मेरी खाल, मुझसे अलग सी, मिट्टी में मिली सी। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफी क्या थे। इतना खफीफ, इतना हल्का, इतना मीठा उनका दर्द था।
आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है। मैं उसी एक कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ वहीं न जाने कहाँ। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं। छप 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 मेरा हृदय कर रहा है छप छप छप। वह मुझ पर हंस रही है, जो मेरे होठों पर एक तलवे के बल खड़ी है, मगर उसके बाल मेरी पीठ के पीछे दबे हुए हैं और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह उलझ रहे हैं। उसके एक चुंबन की स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलवों के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है। उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है। मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो, जहां मैं एक झरने की तरह तड़प रहा हूँ। मुझको सूरज की किरणों में जलने दो, ताकि उसकी आँच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। मुझके मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो, ताकि उनकी दबी हुई खुशबू से अपनी पलकों की नीली जलन को तुम भिगो सको। मुमकिन है तो हाँ, तुम मुझसे बोलो, जैसे मेरे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार मेरे दिल से, अनगिनत कमरों से। हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वे फंसने नहीं आती। जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। आई नो, रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और पढ़ो। आई नो, मुस्कुराओ और मुझे मार डालो। आई नो, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। फिर एक और अंश, वह गुल मोतियों को चबाता हुआ सितारों को अपनी कनखियों में गिरा हुआ मुझ पर एक जिंदा इत्र पाश बनकर बरस पड़ा। और तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सांस हूँ, जो उसकी बूंदों में बस गई है, जो तुम्हारे सीनों में फांस की तरह ख्वाब में अटकती होगी, बुरी तरह खटकती होगी। ये कविता अंत इसका इस तरह होता है कि बहुत सी नावें, बहुत से पल इधर से उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सब के सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे। नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होने की फकत दास रंगीनियां थी फकत। ये कविता एक लंबी कविता है, इसके कुछ अंश मैंने सुनाए हैं। शमशेर ने बहुत तरह की कविताएं लिखी, जहां तक कि गजलें भी लिखी, उन्होंने रुबाइयां लिखी, कतरे लिखे। तो मैं आपको तीन चार और कविताएं सुनाऊंगा उनकी। एक और है, ओ मेरे घर। ओ मेरे घर, ओ हे मेरी पृथ्वी, सांस के अवज में तूने क्या दिया मुझे। ओ मेरी माँ, तूने युद्ध ही मुझे दिया, प्रेम ही मुझे दिया, क्रूरतम कटुतम, और क्या दिया। मुझे भगवान दिए कई कई, मुझसे भी निरीह, मुझसे भी निरीह और अद्भुत शक्तिशाली मकानी की प्रतिमाएं। मुझे ऐसी जिंदगी दी, ओह आंखें दी, जो गीली मुट्ठी मिट्टी का बुदबुद सी हैं, और तारे दिए मुझे अनगिनती सांसों की तरह, अनगिनती इकाइयों में मुझसे लगातार दूर जाते मौत की व्यर्थ प्रतीक्षाओं से। और दी और दी मुझे एक नाटक की और दी मुझे एक लंबे नाटक की हंसी फैली हुई दर्शक शाला के इस छोर से
उस शोर तक लहराती कटु क्रूर। फिर मुझे जागना दिया यह कहकर कि लो और सो, और वही तलवारें अंधेरी की अंतिम डोरियों की बजाय इंसान के अखौटे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया, जब मुझे मेरे कवि का बीज दिया कटु तिक्त। फिर एक ही जन्म में और क्या क्या चाहिए। अब कुछ मैं आपको और कविताएं शमशेर की जो कि उनकी उन्होंने गजलें बहुत लिखी हैं, और हिंदी में गजलों के प्रयोग निराला ने किए थे, शमशेर ने किए, और उसके बाद त्रिलोचन जी ने किए। तो आ, शमशेर जी ने मुक्तिबोध की मृत्यु पर भी गजल लिखी थी जो बहुत अच्छी गजल है। लेकिन बहरहाल मैं एक दूसरी आपको गजल सुनाता हूँ। उलट गए सारे पैमाने, कासा गरी क्यों बाकी है, देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है। कौन है अपना कौन पराया, छोड़ो भी इन बातों को। हम तुम एक हम तुम हैं, एक हम तुम हैं खैर से, अपनी पर्दा दरी क्यों बाकी है। शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई, सपने में जब आन मिले फिर बेखबरी क्यों बाकी है। किसकी सांस है मेरे अंदर, इतने पास और इतने दूर, इस नजदीकी में दूरी की हम सफरी क्यों बाकी है। सचमुच मुझको ऐसा लगा जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो, सांस में अब तक वही सुनहरी दोपहरी क्यों बाकी है। बीत गए युग फिर भी जैसे कल ही तुमको देखा हो, दिल में और आंखों में दिल में और आंखों में तुम्हारी खुश नजरी क्यों बाकी है। शोर भजनों कीर्तन का है या फिल्मी धुनों का हंगामा, सर पे ही लाउड स्पीकर की टेढ़ी छतरी क्यों बाकी है। कैसा सियासत का तूफान कि आग की लपटों में इंसान, पर अपनों की बेदाद गरी क्यों बाकी है। धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, बीज भंवर के सौदे में यह एक खंजरी क्यों बाकी है। ये आज के हालात पर भी ये गजल मुझे लगता है कि सही उतरती है, हालांकि ये 1984 में लिखी गई थी। एक और उनकी आ, आ, एक और है 1980 की है, ये भारत देश की ईद, एक रुबाई है। ईद आएगी एक महीने बाद, तो वह काम मुरादाबाद में हम थी, मुरादाबाद की ईद थी। वह काम मुरादाबाद में हम कर आए, दुनिया में ऊंचा अपना परचम कराए। बच्चों की जवानों की उम्मीदों की वो ईद, उस ईद को हम जाके मातम कराए। एक है धार्मिक दंगों की राजनीति। धार्मिक दंगों की राजनीति, ये भी आज के हालात, किस तरह एक बड़ा कवि जो है वो आने वाले जो हालात होते हैं उनके बारे में सही, उन पर सही उसकी बातें और उसके उसका विजडम जो है आ, वो सही सही उतरता है। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। मुझको मालूम था पहले ही ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगों और धर्मों तक भी आखिर फैल जाएंगे। तबीयत को रंगो जिस तरह से रंगती ही जाती है, बढ़ो जिस सिमत में उसकी ही सीमा बढ़ती जाती है। जो हिंदू मुस्लिम था वो सिख हिंदू हो गया देखो, ये नफरत का तकाजा और कितना बढ़ गया देखो। आ, ये इस तरह से ये आ, आगे एक लंबी कविता है। आ,
एक और गजल है उनकी। राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, हम जो लुट गए पिट गए, आप जो राजभवन में पाए गए। राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, हम जो लुट गए पिट गए, आप जो राजभवन में पाए गए। किस लीला युग में आ पहुंचे, अपनी सदी के अंत में हम, नेता से घास फूस के रावण खड़े कराए गए। जितना ही लाउड स्पीकर चीखा, उतना ही ईश्वर दूर हुआ, अल्लाह ईश्वर दूर हुए, उतने ही दंगे फैले, जितने दीन धर्म फैलाए गए। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा और ग्राहक अमेरिका में, दान दक्षिणा लाखों डॉलर गुप्त दान करवाए गए। दादा की गोद में बैठा पोता, महबूबा महबूबा गाए, दादी बैठी मूड हिलाए, हम किस युग में आए गए। तो एक कविता और मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद एक छोटी सी कविता है। एक कविता उनकी ये थोड़ा लंबी है, बैल। आश्चर्य होता है शमशेर ने बैल जैसी कविता भी लिखी, और बैल को आप देखेंगे कि ये एक बैल के बारे में तो है, लेकिन ये मनुष्यों के बारे में है दरअसल। तो बैल एक मेटाफर है इसमें, बैल एक रूपक है। तो बैल, मैं वह गुट्ठल काली कड़ी पूब वाला बैल हूँ, जो अकेला धीरे धीरे 6 मील चलकर, जो अकेला धीरे धीरे 6 मील खींच कर ले जाते हुए ठेले के ऊपर तक लदा हुआ माल, स्टेशन से दूर गोदाम तक चुपचाप धीरे धीरे, आंखें बाहर को निकली हुई, त्योरी चढ़ी हुई, कांधे जोर लगाते हुए, सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई गर्म पसीने से तर मगर जोर लगाती हुई, नथुने फूले हुए, सांस और दम अपनी जोर आजमाई में लगे हुए। क्यों और किसके लिए? अपनी शाम के, अपनी सुबह के बंधे हुए चारे के लिए। उससे मीठी, उससे नमकीन और प्यारी चीज दुनिया में और कोई है क्या? या रात की ठहरी हुई, बहुत गहराई से बोलती हुई, चुपचाप बोलती हुई, दम साधे, आंखें मीचे, सबको देखती हुई इसी शांति के लिए, गंभीर प्राणों से, प्राणों में उठती हुई शांति, आकाश के तारे, कुत्तों का पागल शोर, जो इस शांति को बढ़ाता ही है, पैरों की ठक ठक सीटियां, और कहीं दूर किसी गाय के गले की घंटियां, करों और बच्चों की हवा में मासूम कच्ची सी खुशबू, और घोड़ों का खोखले गर्भ से और बिना किसी वजह बार बार टापे जमीन पर मारना, यह सब जो उस शांति को और ठोस और स्थायी सा बनाते हैं। मालिक के खर्राटे, मालकिन की बच्चों को थपकियां, किसी बच्चे का रात में रो उठना, यह सब रात में कितना प्यारा लगता है। मुझे नहीं मालूम यह मेरे सपने का हिस्सा होता है, एक मीठी जागती नींद का या जागरण का कोई अंतर नहीं। मुझे यह महसूस होता है कि ठेले को लगातार सारी आंतों और नसों के तनाव से खींचते हुए भी जैसे मैं सो जाता हूँ, वह लगातार गहराता, वह गहरा लगातार श्रम, पुट्ठों को श्रच कर देने वाला श्रम, स्वयं मेरी नींद का कर्म बन जाता है। मालिक पर तब जो मुझे गुस्सा आता है, उससे मेरा जोर और बढ़ जाता है। मगर मुश्किल यह है कि मालिक मेरी नस नस को जानता और समझता है, वो मेरी मूक भाषा में अच्छी तरह बात करता है, मुझे वह इस तरह निचोड़ता है जैसे घानी में एक एक बीज कसकर दबाकर पेरा जाता है।
मेरे लहू की एक एक बूंद किसके लिए समर्पित होती है? यह तर्पण किसके लिए होता है? सुबह के अन्नदेव के लिए, शाम के अन्नदेव के लिए, जिसका नाम चारा है। यह छोटी और स्पष्ट बात है, गीत नहीं, कि वह चारा है। वह एक कि वह चारा है और मैं बेचारा। मेरा मालिक भी शायद एक अन्य दो टांगों पर खड़ा और मुंह वाला कपड़ा पहनने वाला बैल है। गंदा सा नाटा सा बैल, कमजोर मगर बहुत चालाक और गीत गुनगुनाने वाला बैल। वो गीत मुझे अच्छे लगते हैं, मगर कभी कभी मैं अपने इस श्रम में कहाँ खो जाता हूँ, कुछ पता नहीं चलता। यह सारी दुनिया मुझे बैल मालूम होती है। बां बां बां। एक अद्भुत अद्भुत कविता है। अंत में मैं आपको एक छोटी कविता सुनाता हूँ। किस तरह एक कवि के भीतर कई कल्चर, कई रंग होते हैं, कई ट्रेडिशंस, कई तहजीबें, कई परंपराएं घुली मिली होती हैं। तो ये कभी गंगोल देता है, कभी गंगोल देता है व्यक्तियों के जल, हिला मिला देता है कई दर्पणों के जल, जिसका दर्शन शांत कर देता है और गंभीर अंत में। धन्यवाद आपको, उर्दू बाजार को, और मेरे प्यारे दोस्त जमरुद मुगल को, जिन्होंने मुझसे ये कविताएं पढ़ा। शमशेर जी के बारे में कुछ बात करने के लिए तो बात कुछ छिटपुट बातें हैं जो हो पाएंगी, लोगों को शायद उनमें अगर कुछ काम का मिला होगा तो मैं अपनी तो इस बातचीत का कोई मान नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया। उर्दू बाजार आप इसी तरह काम करते रहें, हिंदी उर्दू को, दोनों रवायतों को आपस में मिलाते रहें, आपस में उनमें हमेशा डायलॉग बनाते रहें, आपस में उनका प्रेम, इस समय जबकि इस समाज से प्रेम खत्म हो चुका है बिल्कुल, और उसका हम सिर्फ मर्सिया ही पढ़ते रहते हैं तो इस समय प्रेम का एक हल्का सा जेस्चर भी जो है वो भी